हमारा संविधान जिन्होंने बनाया देश का, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, वो हमारे लिए नोबल है। और दूसरा हमारे लिए अभी पंजाब में भगत सिंह जी के गांव में शपथ ली गई थी, तो भगत सिंह जी को भी हम मानते हैं, हम उनसे प्रेरणा लेते हैं कि देश के लिए उन्होंने इतने कम उम्र में चूमते हुए फांसी को चढ़ गए, तो उनसे हमें प्रेरणा मिलती है कि मैं जब पार्टी ज्वाइन करने से पहले यही सोच रहा था कि आई शुड ज्वाइन अ एनजीओ रादर देन, मतलब कि किस तरीके से मैं लोगों की मदद कर सकता हूँ। तो एनजीओ में आप सिर्फ एक लिमिटेड सेट ऑफ पीपल के लिए ही काम कर सकते हैं, पर जब आप सरकार में आते हैं, जब आप एक पूरे विसिनिटी के लिए, एक पूरे स्टेट के लिए, एक पूरे कंट्री के लिए, आप कंट्री के लोगों के लिए काम कर सकते हैं, जबकि एनजीओ में बहुत ही लिमिटेड लोगों के लिए और ओनली वन टाइम काम कर सकते हो। लोगों को पता ही नहीं कि अपने राइट्स क्या है, सरकार ने हमारे लिए क्या करना चाहिए यही पता नहीं होता है। अभी जैसे नदीम जी ने कहा कि नियत हो तो 200 यूनिट भी बिजली फ्री हो सकता है, 300 यूनिट भी फ्री हो सकता है। 30% कम करने की बात की थी और कुछ किया ही नहीं, क्योंकि नियत ही नहीं करने की। Hello everyone, myself Akshita Jain and I welcome you all back on Classic Revive. Today we are here to meet Aam Aadmi Party's Ward President Mr. Laik Pathan ji, who believes in social cause. So let's hear it from him. तो आम आदमी पार्टी की सोशल कॉज के लिए क्या क्या कंट्रीब्यूशन है, नॉट ओनली इन थाने बट ऑल्सो इन मुंबई और ऑल ओवर महाराष्ट्र। आप आम आदमी पार्टी की क्या क्या कंट्रीब्यूशंस है? हम लोग असल में सोशल वर्क तो करते ही है, जैसे आरटी में हम लोग काम करते हैं। पिछले 7 साल से मैं और हमारी टीम जो है लगभग 250 से ज़्यादा बच्चों के एडमिशन करा चुके हैं, और मेडिकल कैंप वगैरह हम लोग लेते हैं। अभी राबोड़ी में परसों के दिन मेडिकल कैंप था, और जगह जगह अलग अलग इवेंट करते हैं। लेकिन हमारा जो टारगेट है वो पूरा व्यवस्था परिवर्तन करना है। जैसे स्कूल और अस्पताल जो है टोटल प्राइवेट हो चुके हैं, वहाँ पर मतलब अगर देखा जाए तो सिर्फ व्यापार चल रहा है, तो उस पूरी व्यवस्था को बदलना है। बिजली के बिल में लूट मची पड़ी है, तो बिजली का बिल हमारे तो पार्टी का एजेंडा है कि 0 बिल ही आता है सीधा 300 यूनिट तक। तो ओवरऑल है कि व्यवस्था बदलना है, व्यवस्था बदल देंगे तो फिर सोशल कॉज में करने के लिए ज़्यादा कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि स्कूल अस्पताल अगर लोगों के हो गए, फ्री हो गए, बिजली बिल फ्री हो गया, तो लोगों का बहुत सा जो लोड है वो कम हो जाता है। तो हमेशा कहा जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। पर अभी भी हमारे देश में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें प्रॉपर एजुकेशन नहीं पहुंच पा रहा है। एजुकेशन की वजह से ही सिर्फ और सिर्फ पावर्टी कम हो सकती है। तो आम आदमी पार्टी इसमें अपना क्या कंट्रीब्यूशन देती है, राइट टू एजुकेशन लोगों तक कैसे पहुंचाती है? हम लोग मैडम बेसिकली आपने सही कहा कि नारे तो बहुत लगते हैं शिक्षा के ऊपर, लेकिन असल में हकीकत ऐसी है कि आज जो स्कूल है व्यवस्था है वो पूरा मतलब व्यापार बन चुकी है। किसी के पास अगर पैसे नहीं है ना, तो वो अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकता है, वो बच्चा वैसा ही रहेगा। तो हम लोग, हमारे हाथ में अभी ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पर हम लोग थाना में काम कर रहे हैं, हमारी सत्ता नहीं है, तो हम लोग ये आरटी के ज़रिए, राइट टू एजुकेशन के ज़रिए हम लोग बच्चों को पहले तो उनके पेरेंट्स को बताते हैं कि कैसे लॉ है, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। उसके बाद में हम लोग सारा ऑनलाइन प्रोसेस करने के बाद में उनके बच्चों को एडमिशन पूरा करा के देते हैं। और अब तक मैं और हमारी टीम ने आम आदमी पार्टी के लगभग 250 के ऊपर बच्चों का एडमिशन करा चुके हैं। और मैं अकेला नहीं करता हूँ, मेरी पूरी टीम है, टीम मेंबर है, हमारे कार्यकर्ता है, मैं उनको भी। सो वुड यू लाइक टू वेलकम देम? यस डेफिनेटली। तो उनको भी हम बुलाएंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। हाँ अक्षिता जी, ये मेरी टीम है, विकास भोईर है। ये मेरे साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं, एडमिशन के काम में हो या स्कूल में जाना हो, हर जगह वो मेरे साथ आते हैं। उसके बाद में नदीम शेख है। नदीम शेख मतलब मेरे साथ लगभग 4-5 साल से जुड़ा हुआ है। वो भी रात को 12 बजे तक भी बैठकर एडमिशन के काम में मेरा साथ देता है। उसके बाद में आकाश मित्तल है, और इनकी कलीग और एक है जूली यादव करके, और भी है अशोक वाल्मीकि, जोसफ जी है, राकेश आम्बेकर है, विकास दीक्षित है। काफ़ी बड़ी टीम है। वो लोग आज आ नहीं पाए, तो 2-3 लोग हम लोग ही बात कर रहे हैं। लेकिन ये हम लोग जो है अभी विकास जी बताएंगे ये कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं काम में हमारे। अभी क्या है, ये जो आरटीई है, तो ये काफ़ी लोगों को पता भी नहीं है कि आरटीई क्या है। जो गरीब जनता है, गरीब लोग हैं, जिनको पढ़ाना है, तो उनको हम मैसेज पहुंचाते हैं, बैनर वगैरह लगवाते हैं कि
इसके थ्रू आपको अच्छे स्कूल में 8th स्टैंडर्ड तक फ्री एजुकेशन मिल सकता है। और इसमें यही कोशिश होती है कि उनका हम लोग फॉर्म वगैरह भरा, क्योंकि उनको वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती है, उनको पता नहीं होता है कैसे फॉर्म भरना। तो हम लोग वो हेल्प करते हैं। फॉर्म भरने से के बाद उनका जब लॉटरी में नंबर लगता है उसके बाद भी हम लोग गाइड करते हैं। और कई स्कूलों में तो मना करते हैं, तो फिर हमको जाके आंदोलन करना पड़ता है, तो आंदोलन करते हैं। तो आपका आरटी के लिए क्या कंट्रीब्यूशन है और आप लोगों तक कैसे पहुंचते हो? जो भी लोग नीडी है, जो भी जिसको भी एजुकेशन की ज़रूरत है, तो आप उन तक कैसे पहुंच पाते हो? तो जैसे आपने क्वेश्चन पूछा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि आरटी में मेरा कंट्रीब्यूशन क्या है कि हम लोग देखिए पिछले 6-7 सालों से हम लोग ये करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हम लोग बैनर लगाते हैं, जब ये आरटी के फॉर्म फिलिंग की डेट जब ओपन होती है उस टाइम लोग उससे पहले ही कुछ हम लोग बैनर लगाते हैं। बैनर लगाने के बाद फिर वो लोगों में पता चलता है कि हाँ सो एंड सो डेट से ये आरटी का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो रहा है फॉर्म का। तो सामने से पेरेंट्स हमको कॉल करते हैं कि मतलब आप कब बैठने वाले हो, कब से फॉर्म फिलिंग होने वाला है। तो हम उनको बता देते हैं कि ये डेट में या इस दिन से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो अभी देखिए ये साल का जो था ये हम लोग 24 फरवरी से बैठे थे और 10 मार्च तक ये चला प्रोसेस। तो इसमें हम लोग ने लगभग 100 या 150 बच्चों के फॉर्म फिलिंग किए हैं। तो इसमें हम लोग रात में ललित भाई थे और विकास जी है, सारे लोग हम लोग बैठते हैं। बैठने के बाद रात में 10-11 बजे तक 12 बजे तक हम लोग ये पूरा प्रोसेस करते हैं। तो ये कंट्रीब्यूट मेरा रहता है। और उसके बाद जैसे आपने बोला था कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, तो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। और जो बच्चे एजुकेशन लेना चाहते हैं, अभी यही पीरियड में एक पेरेंट्स हमारे पास आए थे। उन्होंने नेबर में एक स्कूल है न्यू हॉरिजन करके, वहाँ पे वो गए थे अपने बच्चों का एडमिशन करवाने के लिए। बट उन्होंने वहाँ पे स्कूल की फ़ीस सुनी तो वो वहाँ से रिटर्न आ गए। उन्होंने देखा कि स्कूल काफ़ी बढ़िया है और वो चाहते थे कि मैं अपने बच्चों का एडमिशन वहाँ पे कराऊँ, लेकिन वो फ़ीस सुन के वहाँ से वो निकल आ गए। क्योंकि मिडल मैन को इतना फ़ीस देना, साल का आप मान लो 1 या 1.5 लाख रुपये फ़ीस है स्कूल का, तो उतना वो अफोर्ड नहीं करते हैं देने के लिए। तो फिर वो हमारे पास आए थे, हमने उनके बच्चों का फॉर्म फिलअप किया, उनको बहुत अच्छा लगा और उन्हें बहुत तारीफ़ भी की हमारी कि आप जो काम कर रहे हो बहुत बढ़िया कर रहे हो। तो हमको एक थोड़ा सा प्राउड फील होता है कि कुछ हम लोग कर रहे हैं लोगों के लिए। तो एक ये पार्टी जो हमारी आम आदमी पार्टी है, लोगों के अंदर एक अवेयरनेस जगा रही है कि ये सारी चीज़ें होती है और ये हम लोग कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा कंट्रीब्यूट होता है। अब देखिए फॉर्म तो फिलअप किया है, अब लॉटरी में नंबर लगना नहीं लगना वो बात की बात है, लेकिन हमारा जो काम है वो हम लोग कर रहे हैं लोगों के लिए। Being so young, how did you join Aam Aadmi Party and what is your contribution towards it? मैं काफ़ी टाइम से अन्ना जी के आंदोलन के टाइम से आम आदमी पार्टी को देखते आ रहा हूँ। एंड काफ़ी टाइम से मन था कि लोगों के लिए कुछ करना है। एंड द काइंड ऑफ वर्क जो आम आदमी पार्टी दिल्ली में कर रही है कि उन्होंने अच्छे स्कूल्स बनाए, अच्छे हॉस्पिटल्स बनाए। एंड मैं खुद मैं दिल्ली में मेरे रिलेटिव्स रहते हैं और मैं खुद जाके वहाँ देखा हूँ उनका काम। एंड मैं काफ़ी प्रभावित था उसकी चीज़ की वजह से। एंड आप देखेंगे कि ये पॉलिटिक्स में मोस्टली अबाव 40 के लोग रहते हैं। एंड आपको मालूम ही है कि इंडिया इज़ वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्री। तो मैंने सोचा वाई नॉट कंट्रीब्यूट करना चाहिए हमें। और हम जैसे युवा आगे नहीं आएंगे और कुछ लोगों के लिए नहीं करेंगे तो कौन करेगा। दैट इज़ द रीज़न कि मैंने पार्टी ज्वाइन की। मैं रिसेंटली यही साल ज्वाइन किया और मैं अभी भी सीख रहा हूँ। एंड होपफुली आई ट्राई माई बेस्ट टू डू गुड थिंग्स फॉर पीपल। हु इज़ योर इंस्पिरेशन? आप किसको फॉलो करते हैं और आपके हिसाब से नोबल पर्सनालिटी कौन है? हमारे लिए आम आदमी पार्टी के लिए देखो, हम लोग तो सबसे पहले शिक्षा और स्वास्थ्य को बहुत मानते हैं कि लोगों को होना चाहिए वो सुविधा। और हमारा संविधान जिन्होंने बनाया देश का, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, वो हमारे लिए नोबल है। और दूसरा हमारे लिए अभी पंजाब में भगत सिंह जी के गांव में शपथ ली गई थी, तो भगत सिंह जी को भी हम मानते हैं। हम उनसे प्रेरणा लेते हैं कि देश के लिए उन्होंने इतने कम उम्र में चूमते हुए फांसी को चढ़ गए। तो उनसे हमें प्रेरणा मिलती है कि हमने तो अभी तक कुछ किया भी नहीं लाइफ में, उनसे प्रेरणा लेते हैं और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी से। ओके, तो अगर मान लीजिए कि हमारे नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर केजरीवाल जी बन जाते हैं, तो
एज अ सिटीज़न हम लोग कौन से चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, नॉट ओनली फॉर द फीमेल बट ऑल्सो फॉर द ओल्ड एज पीपल, मिडिल मैन और बहुत सारे ऐसे लोग जिनके लिए हम लोग सोचते हैं कि बहुत सारे सोशल चेंजेस होने चाहिए। बहुत बहुत बधाई आपको इस बारे में बोलने के लिए कि प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। हम सबकी इच्छा है कि अरविंद जी प्राइम मिनिस्टर बने तो हमारे देश की व्यवस्था बदल जाएगी। तो आपने महिलाओं के लिए पूछा कि महिलाओं के लिए क्या रहेगा, तो दिल्ली में ऑलरेडी महिलाओं के लिए सफ़र फ्री किया गया है बस के अंदर, ताकि वो दूर जाकर जॉब कर सके या एजुकेशन के लिए कॉलेज के लिए दूर जाकर जॉब कर सके, वो सक्षम हो सके। इसलिए महिलाओं के लिए उन्होंने बस फ्री किया है और लाइट बिल फ्री कर दिया है घर में। तो वो पैसा जो बचता है वो भी महिलाओं के पास ही जाता है और वो महिला जो है कहीं ना कहीं वो बच्चों पे खर्च करेगी। तो लाइट बिल का भी जो बेनिफिट है वो महिलाओं को ही होता है। उसके बाद में आपने सीनियर सिटीज़न के लिए कहा, तो सीनियर सिटीज़न के लिए दिल्ली में तीर्थ यात्रा योजना की गई है। तीर्थ यात्रा योजना में दिल्ली से लेकर तीर्थ यात्रा के लिए जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर एसी ट्रेन में लेके जाया जाता है, रहना खाना सब फर्स्ट क्लास होता है और ओल्ड एज लोगों के लिए वो फैसिलिटी दिल्ली में की है। तो मुझे लगता है गोवा में भी और हर जगह उत्तराखंड में भी वही प्रॉमिस किया गया था, पंजाब में भी वही प्रॉमिस किया गया था। तो ओल्ड एज वालों के लिए भी किया गया है और जॉब देंगे तो सबके लिए जॉब रहेंगे। दिल्ली में अभी 10 लाख जॉब दिल्ली में अरविंद जी ने दिए हैं। तो हेल्थ एजुकेशन और सबके लिए अच्छा ही काम होगा। अरविंद जी अगर प्राइम मिनिस्टर बनते तो देश के लिए तो उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता मुझे लगता है। ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी ने बच्चों को प्रोत्साहन करने के लिए, ताकि वो जॉब करने वाले नहीं जॉब देने वाले बने, उन्होंने ऐसे प्रोग्राम्स लाए। बिजनेस ब्लास्टर करके एक प्रोग्राम लाया है जहाँ दिल्ली सरकार खुद वो बच्चों को बुलाती है और उनके आइडियाज को फंड करती है ताकि वो बिजनेसेस सेटअप कर सके, स्टार्ट कर सके और लोगों को नौकरियां दे सके। इस तरह का विजन वो हमारी पार्टी देखती है और अरविंद केजरीवाल जी देखते हैं। तो अभी हरभजन सिंह जी को एक राज्यसभा में सीट दी गई थी, तो अभी ऐसे कौन से और मशहूर चेहरे हैं जो आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं, आपको इसके बारे में कोई आइडिया? मैडम मुझे तो ये आइडिया है कि आम आदमी पार्टी जो है आम लोगों की पार्टी है और दूसरा उसमें जो भी सेलिब्रिटी आते या मशहूर चेहरे आते हैं वो भी हमारा समाज के हिस्से है। तो उनका भी वेलकम है। और अभी आपने पंजाब में देखा मुख्यमंत्री जो है चरणजीत चन्नी, उनको एक मोबाइल रिपेयर शॉप में काम करने वाले बंदे ने हराया, 35 साल उम्र है उनकी। उसके बाद में चंडीगढ़ में जो इलेक्शन हुए थे लोकल बॉडी के, उसमें सिटिंग मेयर को एक ढाबे वाले ने हराया। तो आम आदमी पार्टी जो है आम लोगों को खास बना देती है। हाउ इज़ इट डिफरेंट फॉर वर्किंग फॉर एन NGO एंड ऑल्सो फॉर द पॉलिटिकल पार्टी, बिकॉज दोनों का मकसद एक ही है, सोशल कॉज। तो इन दोनों के लिए काम करने का तरीका जो है वो अलग है, पर क्यों? मैडम सोशल कॉज के लिए जो NGOs काम करते हैं उनको तो मतलब रिसोर्सेज जमा करना पड़ता है, उसके बाद में स्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ता है, फंडिंग के लिए परेशान होना पड़ता है। तो वो लोग तो करते ही है काम अपनी तरफ से, लेकिन जब एक सरकार काम करेगी तो बड़े लेवल पे कर सकती है। उनके पास फंड होता है, उनके पास पूरा ऑर्गेनाइज सिस्टम होता है। तो सरकार काम करेगी तो अच्छा है कि ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन मुझे लगता है कि NGO की ज़रूरत ही क्यों है हमारे देश में। सरकार ही इतनी बड़ी NGO बन सकती है कि किसी को मदद की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए। सरकार ही स्कूल अच्छे कर दे, सरकार ही अस्पताल अच्छे कर दे, सरकार ही बिजली में अगर सहूलत दे दे, तो फिर NGO की ज़रूरत ही क्या है। मुझे तो ये सवाल उठता है कि NGO की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए किसी भी देश में। हमारे देश में NGO ज़्यादा होते हैं, सोशल कॉज के लिए काम करते हैं NGOs। बट शायद सरकार पूरी तरह से मदद नहीं कर पा रही, इसीलिए तो NGOs की ज़रूरत पड़ रही है अब। सरकार की ये नाकामी है कि NGOs की ज़रूरत पड़ती है। सरकार इतनी सक्षम होनी चाहिए कि पूरे सोसाइटी में जो भी काम है वो सरकार खुद करे, क्योंकि लोग टैक्स देते हैं सरकार को। वो टैक्स इसीलिए देते हैं कि वो सरकार उनके सारे काम करे, व्यवस्था ऐसी बनाए, स्कूल, अस्पताल, सड़क, बिजली सब जो है सरकार को करना चाहिए। और उसमें अस्पताल में ज़्यादातर NGO काम करते हैं और स्कूल में काम करते हैं। तो हेल्थ और एजुकेशन जो है ये सरकार को देना चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी है। इसमें NGO को काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए मुझे लगता है। दिल्ली में अभी हमारी सरकार है आम आदमी पार्टी की, वहाँ पे मुझे नहीं लगता किसी NGO को काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि सरकारी स्कूल इतने अच्छे हो गए, फ्री हो गए, अस्पताल इतने अच्छे हो गए, फ्री हो गए, तो फिर NGO को काम करने की ज़रूरत नहीं। और आप लातेश कल की जो अनाउंसमेंट है, जो गरीब बच्चे होते हैं जो सिग्नल पे भीख मांगते हैं, उनके लिए भी केजरीवाल जी ने एक 10 करोड़ का बजट बना के उनके लिए बोर्डिंग स्कूल वगैरह बनवाने का ऐलान किया है।
तो बहुत बड़ी बात है। तो यही सब बाकी पार्टी वाले भी सीखना मांगता है। और 7 साल पहले जब आम आदमी पार्टी आई, उसके बाद उन्होंने जो काम किए, तभी हम लोग चकित थे कि बाबा एक पार्टी इतने काम कर सकती है, क्योंकि हमने कभी ज़िंदगी में देखा नहीं बचपन से कि इतने काम कर सकती है। आज अगर कोई समझो रास्ता ख़राब है और रास्ते के खड्डे में मिट्टी डाल दी तो लोग खुश हो जा रहे, वाह हमारा नगर सेवक ने मिट्टी डाल दी। अरे मिट्टी डाली है कि मिट्टी खाई है? खड्डा ही क्यों हुआ? खड्डा हुआ ही क्यों? पहले तो खड्डा ही नहीं होना चाहिए। लोगों को पता ही नहीं कि अपने राइट्स क्या है, सरकार ने हमारे लिए क्या करना चाहिए, यही पता नहीं होता है। तो हम लोग जब डोर टू डोर करते हैं तभी हम ये भी अवेयरनेस देते हैं कि हमारे राइट्स क्या है, हम लोग क्या टैक्स देते हैं, हम क्यों टैक्स देते हैं, वो टैक्स का क्या उपयोग होना मांगता है, क्या सरकार ने हमारे लिए क्या करना चाहिए, वो सब हम अवेयरनेस करते हैं। तो जब आप एक एनजीओ में काम करते हैं ना, मैं जब पार्टी ज्वाइन करने से पहले यही सोच रहा था कि आई शुड जॉइन अ एनजीओ रादर देन, मतलब कि किस तरह से मैं लोगों की मदद कर सकता हूँ। तो एनजीओ में आप सिर्फ एक लिमिटेड सेट ऑफ पीपल के लिए ही काम कर सकते हैं, पर जब आप सरकार में आते हैं, जब आप एक पूरे विसिनिटी के लिए, एक पूरे स्टेट के लिए, एक पूरे कंट्री के लिए, आप कंट्री के लोगों के लिए काम कर सकते हैं, जबकि एनजीओ में बहुत ही लिमिटेड लोगों के लिए और ओनली वन टाइम काम कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपने उनकी ज़िंदगी पूरी चेंज कर दी है, जो कि सरकार कर सकती है। हाँ। इनसे बात से मैं वाकई सहमत हूँ कि उन्होंने एक बहुत बढ़िया चीज़ कही। देखिए, जैसे आपने पूछा था कि एनजीओ में और जो पॉलिटिकल पार्टी होती है उसमें डिफरेंट क्या होता है, दोनों सोशल वर्क की करते हैं, बट डिफरेंट यही होता है कि एनजीओ के पास एक लिमिटेड पावर होती है, उनके पास एक लिमिट होता है, वो उससे ऊपर नहीं बढ़ सकते हैं। जैसे लईक जी ने कहा कि उनको फ़ंड जमा करने के लिए बस सरकारी ऑफिस के चक्कर मारना पड़ते हैं, लेकिन सरकार अगर ये करना चाहे तो वो काफ़ी बड़े लेवल पर कर सकती है ये काम। बट जैसे हमारे अरविंद केजरीवाल जी है, वो कहते हैं कि पैसे की कमी नहीं है सरकार के पास, नीयत की कमी है। तो यहाँ पे नीयत ठीक होना चाहिए। सही बात। अगर यहाँ पे नीयत ठीक है तो काम प्रॉपर तरीके से हो ही जाता है, लेकिन आपके दिल में अगर खोट है ना, तो आप जो करना चाहते हो वो नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपके दिल में खोट है। तो ये बात यहीं पे है कि आप अगर सही हो, आपकी नीयत ठीक है, तो आप जो करना चाहते हो दिल से कर सकते हो, लेकिन आप नहीं करना चाहते हो तो नहीं करो। कभी नहीं। तो एक ऐसा कोई काम जो आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के लिए अप्रिशिएट कर सकती है। ये एक अनाउंसमेंट है कि जो आमदार या खासदार है उनको घर दे रहे हैं, 300 यूनिट घर, 300 फ्लैट, 300 घर, 300 फ्लैट, 300 आमदार या 300 खासदार के लिए आमदार को फ्री दे रहे 300 हैं। घर। ये हम बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। ये हमारी जनता की पैसा से उनको दे रहे हो, बड़े गरीब बेचारे हैं, सबसे गरीब गरीब- लोग, सबसे गरीब लोग हैं, उनको सबसे ज़रूरत घर दे रहे हैं फ्री में। तो ये हम बहुत अप्रिशिएट कर और रहे एक हैं। बात मुझे याद आई, कांग्रेस ने 2012 में शायद कहा था, उनके दिग्विजय सिंह जी ने शायद कहा था कि आप लोग जो है संसद में आके दिखाइए, राजनीति करके दिखाइए, आपको कानून बनाना है तो संसद में आके बनाइए। तो उस चीज़ को मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि आज अरविंद जी आ गए राजनीति में और हमको भी लेकर आए।